हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो होप आप सब बिल्कुल सही होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो आज बेसिकली हम वीडियो में बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक से इस समय हमारा देश काफ़ी खुश है, काफ़ी प्राउड फील कर रहा है, और वो है ओलंपिक्स। इस साल ओलंपिक्स में हमारे देश ने 7 मेडल जीता है, तो सल्यूट है उन सब मेडलिस्ट को, लेकिन साथ साथ उन सब ओलंपियंस को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना 200% दिया, इररिस्पेक्टिव कि उन्होंने मेडल जीता है नहीं। तो हमें सल्यूट करना चाहिए उन सभी ओलंपियंस को जिन्होंने जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट किया और अपना 200% दिया वहाँ पे जीतने के लिए। लेकिन वो जीत नहीं पाए किसी भी कारणवश, बट जो जीते हैं बहुत अच्छे, जो नहीं जीते वेरी गुड। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में, कि ओलंपिक्स की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि ओलंपिक्स शुरू कहाँ से हुआ, कब ये ओलंपिक्स की बात आई, कब ये ओलंपिक्स शुरू हुआ। तो बेसिकली ओलंपिक्स बहुत पहले शुरू हो चुका था, फिर बीच में कुछ कारणवश कैंसिल हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, और फिर इसका रिवाइवल शुरू हुआ था। तो हम पूरी तरीके से सब जानेंगे, साथ साथ हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ होती है या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है, इनका काम क्या होता है, और आखिरकार ओलंपिक्स इतना पॉपुलर कैसे बना, हम ये सब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बात करें हम ओलंपिक्स की हिस्ट्री की, कि ओलंपिक्स से एक चीज़ शुरू कब होती है, तो ये चीज़ शुरू होती है 3000 साल पहले। बिल्कुल सही सुना आपने, 3000 साल पहले ये चीज़ की शुरुआत हुई थी 776 BC में। बहुत पहले का समय था ये, जब पहला ऐसा कॉन्टेस्ट हुआ था ग्रीस में। ग्रीस में एक शहर है जिसका नाम है ओलंपिया, वहाँ पे पहली बार ओलंपिक्स हेल्ड हुए थे, जहाँ से इसको नाम मिलता है ओलंपिक्स। तो 6th सेंचुरी के एंड तक, 6वीं सदी के एंड तक आते आते ऐसे ही 4 स्पोर्ट्स ग्रीस में खेले जाते थे। ऐसे 4 स्पोर्ट्स, पहला था ओलंपिक गेम्स, फिर पिंथियन गेम्स, नीमियन गेम्स और इस्थमीनियन गेम्स। तो बेसिकली सब गेम्स एक रिलीजियस गेम्स हुआ करते थे, जो कि अपने गॉड को रिप्रेजेंट करते थे या फिर ग्रीक गॉड्स की पूजा के लिए होते थे, उनको सेलिब्रेट करने के लिए गेम्स खेले जाते थे। तो सबसे ज़्यादा फेमस इसमें से ये हुआ था ओलंपिक्स। और ये ओलंपिक्स सिर्फ ग्रीस में नहीं, फिर धीरे धीरे रोम, नेपल्स, ओडेसस, एंटियोक, अलेक्जेंड्रिया, ये सब एंशियंट शहरों के नाम है, वहाँ पे फैलने लगा पूरी तरीके से। तो इस ओलंपिक गेम्स उस समय बहुत फेमस हो गया था। हर 4 साल में होता था ये, 6 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में। अगस्त 6 से लेकर 19 सितंबर के बीच में हर साल ये हुआ करता था। हर 4 साल में एक बार, माफ़ कीजिएगा, हर 4 साल में एक बार हुआ करता था। और ये इतना फेमस हो गया था कि अभी 4 साल का जो पीरियड हुआ करता था, इसको एक ओलंपियाड कहा जाता था। तो वहाँ पे जैसे हम 1 ईयर को 1 ईयर कहते हैं, एक पूरे 10 साल को डेकेड कहते हैं, 100 साल को सेंचुरी कहते हैं, वैसे ही वो समय ऐसा आ गया था कि 4 साल को ओलंपियाड कहा जाता था, क्योंकि हर 4 साल बाद एक ओलंपिक्स का गेम होने वाला था, इसलिए इतना फेमस हो गया था ये। तो ओलंपिक्स वहाँ के रिलीजियस फेस्टिवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ओलंपिक गेम्स में जो सबसे ज़्यादा एंशियंट जो स्पोर्ट खेला जाता है वो है फुट रेसेस, यानी कि दौड़ने वाली रेस। और पहला ओलंपिक चैंपियन थे कोरेबस ऑफ एलिस, के नाम है, ग्रीक नाम है कोरेबस ऑफ एलिस, जो कि कुक थे, एक बावर्ची थे उस समय के, जिन्होंने स्प्रिंट रेस में जीता था एक मेडल। फिर धीरे धीरे समय के साथ वहाँ पे रेसलिंग, बॉक्सिंग, जैवलिन थ्रो, पेंथलन, इक्वेस्टेरियन, चैरियट रेसिंग, ऐसे अलग अलग नए नए गेम्स वहाँ पे ऐड करते रहे। अब क्या होता है, जब शुरू में ओलंपिक शुरू हुआ था तो सारे कॉन्टेस्ट एक ही दिन में ख़त्म कर दिए जाते थे, एक दिन का इवेंट हुआ करता था। लेकिन फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा दिया गया, जैसे कि मैंने बताया आपको, 16 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में कोई एक दिन पकड़ लिया जाता था और उसी टाइम पे हुआ करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ा के 4 दिन कर दिया कि 4 दिन का इवेंट होगा, 5वां दिन होगा क्लोजिंग सेरेमनी। फिर क्या होता है, ओलंपिक गेम्स से अभी खत्म कैसे होता है, ये जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स शुरू हुआ था 3000 साल पहले, एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो 2nd सेंचुरी BC में ग्रीस अपनी इंडिपेंडेंस लॉस्ट कर देता है रोम को, यानी कि जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था, वैसे ही ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं रोम। तो रोमन एम्पायर उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था, तो उसने जाके ग्रीस पे कैप्चर कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, जो भी ओलंपिक गेम्स होते थे, उसके लिए सपोर्ट खत्म हो गया। रोम इतना सपोर्ट नहीं करता था जितना ग्रीस किया करता था। ठीक है, रोम जो है एथलेटिक्स को या फिर गेम्स को वेस्ट ऑफ टाइम समझता था, उनको ये लगता था कुछ बढ़िया चीज़ है। तो ना ही रोम कभी भी ट्रेन करता था, ना ही पार्टिसिपेट करता था किसी भी ग्रीक एथलेटिक्स में। तो जो ग्रीक लोग थे वो इसको ऑर्गेनाइज करते थे कॉन्टेस्ट की तरह, गेम की तरह। लेकिन जो रोमन्स थे, रोमन एम्पायर के लोग थे, वो इसको ऑर्गेनाइज करते थे सिर्फ एक पब्लिक एंटरटेनमेंट की तरह, कि एंटरटेनमेंट होगा, हमारे पास थोड़ा रेवेन्यू आ जाएगा। फिर हम चलते हैं 400 AD का वक्त था। तो क्या होता है, उस वक्त जो ओलंपिक गेम्स थे वो पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया रोमन एम्पायर के एक राजा ने, जिसका नाम था थियोडिसिस I। तो थियोडिसिस I ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया ओलंपिक गेम्स को।
तो अभी ओलंपिक गेम्स वापस कब शुरू होते हैं? सीधे सीधे काफ़ी सालों बाद हम 19th सेंचुरी में वापस आते हैं, यानी कि आज से कुछ 200 साल पहले, एग्जैक्टली 200 साल पहले 1821। अभी हम 2021 में रह रहे हैं, एग्जैक्टली आज से 200 साल पहले 1821। तो 1821 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, ग्रीक युद्ध लड़ता है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, और 1833 तक आते आते उसका जो कल्चर था ओलंपिक्स का वापस धीरे धीरे रिवाइव होने लगता है। लेकिन डायरेक्टली ये ओलंपिक गेम्स ऐसा जो यूनिवर्सल ओलंपिक गेम्स नहीं आया, इस ओलंपिक गेम्स से इंस्पायर होकर कुछ कंट्रीज ने अपने खुद के ओलंपिक गेम्स करने की कोशिश करी। जैसे कि एक जप्पास थे, जप्पास नामक इंसान थे, उन्होंने 1856 में, बहुत अमीर इंसान थे वो, 1856 में उन्होंने ऑटोमन एम्पायर की एक किंग थे ऑटोमन एम्पायर को, उनको लेटर लिखा कि हमको ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करने चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि सारा पैसा वो खुद देंगे, बस आप स्टार्ट करवा दो। फिर 1859 में जप्पास ने एक पहला ओलंपिक गेम्स को स्पॉन्सर किया पूरी तरीके से, जो कि एथेंस सिटी में हुआ था। काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो जपास की इस फंडिंग की वजह से रिस्टोरेशन शुरू हुआ ओलंपिक गेम्स का धीरे धीरे। इसके बाद होते हैं वेनलॉक ओलंपिक्स। तो 1850 का समय था जब कुछ गांव के इंग्लिशमैन ने, कुछ गांव के अंग्रेज थे यानी कि जो वहाँ पे रहा करते थे, उस गांव का नाम था वेनलॉक। वहाँ पे जाके इन लोगों ने डिसाइड किया हमें ओलंपिक स्टाइल गेम्स को कराना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, सबसे बड़ा रोल प्ले किया था डॉक्टर विलियम पेनी ब्रूक्स ने, जिन्होंने एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में मदद करी थी। और एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये है कि वेनलॉक ओलंपिक सोसाइटी, एक वेनलॉक ओलंपियन सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है और आज भी वहाँ पे वेनलॉक ओलंपियन गेम्स होते हैं। तो अब ये तो थी कि सब अपने अपने इंडिविजुअल तरीके से ओलंपिक्स कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1890 में फिर शुरू होता है इंटरनेशनल ओलंपिक मूवमेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक मूवमेंट, तो जब वेनलॉक ओलंपियन सोसाइटी ने अपना ओलंपिक्स कराया था, एक ओलंपिक टाइप का गेम कराया था, ओलंपियन गेम कराया था, तो वहाँ पे एक इंसान प्रेजेंट थे जिनका नाम था बैरोन पियर दे कुर्बितीन। काफ़ी अजीब नाम है, मैं भी जानता हूँ, 4 घंटे लगे थे मुझे प्रोनाउंस करने में। तो इनका नाम था बैरोन पियर दे कुर्बितीन, जो कि उससे इंस्पायर होते हैं, उनसे उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई हमें भी कुछ ऐसा करना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे। और तभी वो फाउंड करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो कुर्बतीन ने स्टडी किया जप्पास के आइडिया को और ब्रूक्स के आइडिया को, जिन्होंने जप्पास ओलंपिक्स और वेनलॉक ओलंपिक्स कराए थे इन दो लोगों ने। तो इनके आइडियाज़ को स्टडी करके इन्होंने फैसला किया कि हमें भी एक ऐसा इंटरनेशनली यूनिवर्सल ओलंपिक्स कराना चाहिए जो कि हर 4 साल में एक बार हो। तो 16 जून से लेकर 23 जून 1894 तक उन्होंने अपनी ये प्रस्ताव एक तरीके से प्रेजेंट किया उन्होंने फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस के सामने, जो कि अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। तो उस कांग्रेस के आखिरी दिन पे ये डिसाइड हुआ कि पहला ओलंपिक गेम्स जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर आएगा वो होगा एथेंस में 1896 में। तो पहला ओलंपिक गेम्स जो कि इंटरनेशनल या यूनिवर्सल ओलंपिक गेम था, आफ्टर जब रोम ने ग्रीस पे कब्जा किया उसके बाद से जो ये पहला ओलंपिक गेम होने वाला था यूनिवर्सल वाला, वो हुआ 1896 में एथेंस में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक ग्रीक राइटर डेमेट्रियस वैकिलस को अपना पहला प्रेसिडेंट घोषित किया। तो 1896 का ओलंपिक गेम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और इसके बाद से लेकिन ओलंपिक गेम्स काफ़ी ज़्यादा अनफेमस या अनपॉपुलर होने लगे। ओलंपिक गेम्स जो अगला हुआ था पेरिस में, वहाँ पे से कुछ ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। सेंट लुइस में हुआ 1904 में, वो भी पूरी तरीके से फेल हो गया। तो क्या हुआ था इन दो ओलंपिक्स में, टोटल जो पेरिस वाला था उसमें 650 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 650 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 580 तो अमेरिकन थे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ अमेरिकन ही वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे और वहीं वहाँ से मेडल लेके जा रहे थे, जो कि बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का कि अमेरिका के पास इतने ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स क्यों हैं। लेकिन 1900 का जो ओलंपिक गेम्स था भले ही फेमस नहीं हुआ था, लेकिन उस समय कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से उस पर थोड़ी अटेंशन दी गई। तो एक लेडी थी चार्लोट कूपर जो कि यूके की थी, वो पहली विमेन बन गई ओलंपिक मेडल पाने वाली 1900 के गेम्स में, इसलिए उसको थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन 1904 वाले ओलंपिक्स को बिल्कुल पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। तो ऐसा लगा था कि अब ओलंपिक्स को वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो बीच में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 4 साल में एक बार होगा ओलंपिक्स, तो 1904 में हुआ था, तो अगला ओलंपिक्स 1908 में होना चाहिए था, लेकिन एक बीच में ओलंपिक्स कराया गया 1906 में, जिसको कहा गया इंटरकैलेटेड गेम्स। जो कि ओलंपिक्स की आप लिस्ट देखोगे तो उसमें वो चीज़ नहीं आती है। अगर उसमें जिसने मेडल जीते तो ओलंपिक ओवरऑल मेडल्स में नहीं गिने जाते हैं। तो एक इंटरकैलेटेड गेम्स किए गए थे जो कि एथेंस में हुए थे। अब सरप्राइजिंगली इस गेम्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आई इंटरनेशनल फील्ड ऑफ पार्टिसिपेंट की, बहुत सारे लोग आए, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ गई। और तब से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया कि अब हम
ओलंपिक्स को सस्पेंड करने की जो सोच रहे थे वो हम नहीं करेंगे, ओलंपिक्स अब चलता रहेगा हर 4 साल में एक बार। और अब ऐसे जो बीच में इंटरकैलेटेड गेम्स हैं, यानी कि साइकिल के बीच में से आके, वो अब नहीं होंगे, हम रेगुलर इंटरवल्स पे ही गेम्स करेंगे। इसके बाद काफ़ी बड़ी घटना होती है जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर वन। अब वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जो ओलंपिक गेम्स था पूरी तरीके से कैंसिल हो गया था, और वर्ल्ड वॉर वन की वजह से ही पूर्व 3 जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई थी, उसका ऑफिस उन्होंने अमेरिका से शिफ्ट कर दिया था लॉसान, जो कि है स्विट्जरलैंड में, और आज तक वो वहीं पे पाया जाता है। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है, इसका काम क्या है? सबसे बड़ा काम है इसका कि ओलंपिक गेम्स टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल्स पे होते रहे। इसका दूसरा काम है कि जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स का कल्चर है, वो वर्ल्ड में अच्छे से प्रमोट होता रहे। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको प्यार से IOC भी कहा जाता है। तो ये जो IOC है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने मेंबर्स खुद इलेक्ट करती है, और साथ ही साथ हर साल इसकी एक एनुअल मीटिंग होती है जिसमें वो आगे के बारे में सोचती है कि आगे ओलंपिक्स कैसे करना है, कहाँ करना है, और क्या क्या गेम्स कुछ ऐड करना है, हटाना है। तो जैसे एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वैसी हर कंट्री में एक नेशनल ओलंपिक कमेटी भी होती है। ठीक है, जो कंट्री पार्टिसिपेट करना चाहती है ओलंपिक गेम्स में, उसके लिए ज़रूरी है एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होना जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक्सेप्ट करे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर वो किसी काम की नहीं है। तो एट प्रेजेंट ऐसी 200 कमेटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, यानी कि 200 कंट्रीज ओवरऑल पार्टिसिपेट करती हैं। तो एक नेशनल ओलंपिक कमेटी, उसमें कम से कम 5 स्पोर्ट्स फेडरेशन के लोग होने चाहिए, यानी कि किसी बॉक्सिंग फेडरेशन का कोई मेंबर, या फुटबॉल फेडरेशन का, या ऐसी कोई भी फेडरेशन। कुछ और इंपॉर्टेंट बात NOC यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। तो जो नेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका सबसे बड़ा काम है डेवलपमेंट और प्रमोशन करना ओलंपिक मूवमेंट का पूरी अपनी कंट्री में। ठीक है, साथ ही साथ उनका ये भी काम है कि वो जो भी हमारे ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने वाले हैं जो खिलाड़ी, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स देना, उनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का रखना, उनके हाउसिंग का ख्याल रखना, ये सब काम किसका है? NOC यानी कि नेशनल ओलंपिक कमेटी का। नेशनल ओलंपिक कमेटी एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करेगी, वो वेलफेयर के लिए काम करेगी। साथ ही साथ वो बिल्कुल भी पॉलिटिकली कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी पॉलिटिकल फ्री होनी चाहिए, एक ऑटोनॉमस और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो इंडिया ने अपनी जो ओलंपिक कमेटी बनाई थी, नेशनल ओलंपिक कमेटी, वो बनाई थी 1920s में। तो 1923 में एक प्रोविज़न लेकर आए थे ब्रिटिश इंडिया के द्वारा कि हमको एक प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी बनानी है। फरवरी 1924 में ये पूरी तरीके से बन गया ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। ठीक है, जिसको बाद में नाम रखा गया नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, और यही जाके 1927 में बन जाती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये तो हो गई नॉर्मल ओलंपिक्स की बात। अब आपने काफ़ी बार सुना होगा समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स। तो अभी तक जो बात करी वो एकदम जनरल ओलंपिक्स है, जो कि जनरली समर ओलंपिक्स माना जाता है। अब एक चीज़ और होती है विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स इसलिए हुए थे ताकि हम आइस स्पोर्ट्स, यानी कि जो बर्फ़ में खेले जाते हैं स्पोर्ट्स, या स्नो पे खेले जाते हैं स्पोर्ट्स, हम उनको दिखाया जा सके। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि समर गेम्स में हम ये स्पोर्ट्स खेले जा सके, समर ओलंपिक्स में हम आइस हॉकी खेल सके, इम्पॉसिबल है वो चीज़। इसलिए विंटर ओलंपिक्स अलग से होते हैं, जैसे कि स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, ऐसे ऐसे गेम्स हम नहीं कर सकते। ठीक है, स्केटिंग, नॉर्मल स्केटिंग नहीं, आइस वाली स्केटिंग जो होती है वो हम नहीं कर सकते जनरली इन दिस समर ओलंपिक्स। इसलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक ऐसा फैसला लिया कि हम थोड़ा एक्सपैंड करते हैं अपनी स्पोर्ट्स की लिस्ट को। इसलिए उन्होंने 2 टाइप के ओलंपिक्स करे, एक समर ओलंपिक्स और एक विंटर ओलंपिक्स। तो 1921 के ओलंपिक कांग्रेस में, जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये डिसाइड किया गया कि हम एक विंटर ओलंपिक रखेंगे। तो जस्ट लाइक समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स भी हर 4 साल में एक बार होता है, उसी साल जिस साल समर ओलंपिक्स होता है। लेकिन 1994 में इसको चेंज करके कर दिया गया कि अब विंटर ओलंपिक्स हर 4 साल में होंगे, लेकिन समर ओलंपिक्स के 2 साल बाद। जैसे 2020 में हुआ समर ओलंपिक्स, तब 2022 में होगा विंटर ओलंपिक्स, फिर 24 में होगा समर ओलंपिक्स, फिर 26 में होगा विंटर ओलंपिक्स। तो ये चीज़ चलती रहेगी। अब एक चीज़ और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी इनिशिएटिव है, वो है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स क्या है? तो एक हमारे इंसान थे सर लुडविग गुडमैन। सर लुडविग गुडमैन थे 1948 में। उन्होंने एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया कुछ हॉस्पिटल्स के बीच में 1948 में, और कोइंसिडेंटली 1948 में लंदन ओलंपिक्स भी चल रहे थे। तो उनका ये कराने का जो कारण था, ये जो हॉस्पिटल्स के बीच में ये मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट कराने का कारण था, वो ये था कि क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, तो जो सोल्जर्स वहाँ पे घायल हुए हैं या फिर कोई भी घायल हुआ है, उनका रिहेबिलिटेशन कराना था उनको। ये उनका प्रॉपर एम था। लेकिन 1960 में गुटरमैन 400 एथलीट्स को लेकर जाते हैं रोम में, और वहाँ पे वो पैरेलल ओलंपिक्स कराते हैं। पैरेलल ओलंपिक्स, जो कि समर ओलंपिक्स के बिल्कुल पैरेलली चल रहा था, यानी कि साथ के साथ चल रहा था, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया पैरालंपिक्स। और उस दिन के बाद से पैरालंपिक ओलंपिक ईयर में होता है। जिस साल ओलंपिक्स होता है उसी साल पैरालंपिक्स भी होता है। तो 1988 से ये चीज़ हुआ कि जहाँ पर
हमारे नॉर्मल समर ओलंपिक्स होंगे उसी जगह पे पैरालंपिक्स भी होंगे। और इसीलिए 2001 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ये दो अलग अलग कमेटी ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि ये जो सारे राइट्स होंगे होस्टिंग के, हम एक ही कंट्री को देंगे और एक ही साल अपना करेंगे इसको ऑर्गेनाइज। अब पैरालंपिक्स के बाद एक और ओलंपिक होता है जिसका नाम है यूथ ओलंपिक्स। तो 2010 में ओलंपिक गेम्स ने यूथ गेम्स स्टार्ट किए, जो कि उन एथलीट्स के लिए जो 14 से 18 साल के बीच में है, ताकि उनको एक चांस मिले कम्पीट करने के लिए, खुद के टैलेंट को नरिश करने के लिए, ताकि जब वो फ्यूचर में 18 के बाद मेन ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें तो वो प्रैक्टिस हो, उनके पास एक एक्सपीरियंस हो। तो पहला ऐसा समर यूथ गेम हुआ था सिंगापुर में अगस्त 2010 में, और उसके बाद से ये कुछ नॉर्मल टाइम इंटरवल्स के बीच में ऐसे यूथ ओलंपिक्स होते रहते हैं, जिससे कि जो यंग चिल्ड्रन है, जो यंग एस्पायरिंग ओलंपियंस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड की बात कि हमने नॉर्मल एक ओलंपिक्स की हिस्ट्री जानी। अब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री की, कि इंडिया में ये ओलंपिक्स का क्रेज, इंडिया में ओलंपिक्स की शुरुआत, मेडल्स, इंडियन हॉकी टीम के जो हेजीमनी थी पूरे वर्ल्ड में एक टाइम पे ओलंपिक्स में, कैसी थी। तो हुआ यूं कि सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेसिकली पहले मैंने सोचा था कि पूरी वीडियो एक साथ हो, लेकिन अभी इतनी बड़ी हो गई थी ऑलरेडी। देन आई थिंक कि मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसे। तो मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे इंडियन ओलंपिक्स के बारे में, इंडियन ओलंपिक्स की हिस्ट्री के बारे में, कि इंडियन ओलंपिक्स, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट शुरू किया है ओलंपिक्स में, क्या सक्सेस रेट थी उनकी शुरुआत में जब वो ब्रिटिश इंडिया थे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद उनके क्या हाल रहे, और क्या कारण है इंडिया का कि इतने कम मेडल्स हैं उनके पास। वी आर प्राउड कि हाँ हमें मेडल्स आते हैं, लेकिन क्या कारण है। एक फन फैक्ट ये है कि 1900 के बाद से इंडिया में 21 मेडल्स आए हैं, और एक इंसान है अमेरिका के, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उनके पास अकेले 21 मेडल्स। तो क्या कारण है इंडिया के पास इतने कम मेडल्स हैं, कुछ तो रीजंस होंगे। तो हम उन रीजंस को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ सॉल्यूशंस भी सोचेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे जिससे कि जो हमारा ओलंपिक्स कल्चर है, जिससे कि स्पोर्ट्स कल्चर है, वो डेवलप हो और इंडिया ओलंपिक्स में बहुत सक्सेस पाए। तो ये सब डिस्कस करने वाले हम अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे देखो एक लाल रंग का बटन है, देखो ध्यान से, चल अभी जाओ, अभी स्क्रॉल करो नीचे, दिखा, उसको जाकर ऐसे टच कर दो, चोट नहीं लगेगी, मेरी गारंटी, ठीक है ना, चोट नहीं लगेगी, उसको क्या टच कर दो, ऐसे सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आप क्या मानते हैं ओलंपिक्स के बारे में, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद आई यहाँ पे जो आपको नहीं पता, आपको आज पता चली हो, या फिर आप कोई बात बताना चाहते हो जो मैंने मिस कर दी हो, तो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दूसरे पार्ट के लिए, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड। दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ। Fearless.